Hello everyone, how are you? I am also fine. Hope you are all fine. So let's start today's class. That is British Civil Services. देखिए जो हमारा इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। अब इस लेक्चर्स में हम ब्रिटिश सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे कि यूके में ब्रिटिश का जो सिविल सर्विसेज है उनका रिक्रूटमेंट, उनका प्रमोशन, उनका ट्रेनिंग, उनका हियरकी कैसा है, उनके ग्रेड कैसे हैं। तो इस सब चीज़ के बारे में थोड़ा ओरिएंट होंगे ताकि हमको आइडिया लगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ब्रिटिश है वो कैसा है। देखिए अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करें कि ब्रिटिश सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड पहले क्या था, तो 19th सेंचुरी तक मिड तक वहाँ भी क्या था, पैट्रोनेज सिस्टम था। पैट्रोनेज सिस्टम ऑफ सिविल सर्वेंट था। पैट्रोनेज सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे कि जो वहाँ का रिक्रूटमेंट होगा वो बेस्ड ऑन पॉलिटिकल पार्टी के जो फेवर में होंगे उनके उनके पार्टी से, मतलब फेवर बेस्ड था। मतलब पार्टी के जो लोग होते थे वर्कर, या तो उनके फेवर से या तो उनसे रिलेटेड जो भी लोग होते थे उनका ओनली रिक्रूटमेंट किया जाता था कि इनमें सिविल सर्विसेज में। सी टिल द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटेन हैड द पैट्रोनेज सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज। जहाँ जहाँ सी एस लिखूंगा तो उसका मतलब सिविल सर्विसेज समझना आप लोग। एंड द पोस्ट ऑफ सिविल सर्विसेज गिवन एज ए पॉलिटिकल रिवार्ड और पर्सनल फेवर। देखिए जो उनका पोस्ट होता था सिविल सर्वेंट का, वो पॉलिटिकल रिवार्ड के तौर पे या तो पर्सनल फेवर के तौर पे दिया जाता था। तो यही हमारा क्या होता है, पैट्रोनेज सिस्टम होता है। यूएसए में भी स्टार्टिंग में पैट्रोनेज सिस्टम था। देखिए अब यूके में भी पैट्रोनेज सिस्टम है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे क्या होता है, चेंजेस होते हैं। एंड नाउ देखिए अगर पैट्रोनेज सिस्टम है तो उससे क्या डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्ट टू ऑर्डिनरी सिटीजन टू इंटर इनटू द सिविल सर्विसेज। अब देखिए अगर पैट्रोनेज सिस्टम है तो क्या होगा, या तो पॉलिटिकल रिवार्ड पे पोस्ट दिया जाएगा या तो पर्सनल फेवर पे वो सिविल सर्वेंट का जो ऑफिशियल पोस्ट दिया जाएगा। तो उससे होगा क्या, प्रॉब्लम ये होगा कि जो हमारे नॉर्मल पीपुल होंगे वहाँ के ऑर्डिनरी सिटीजन होंगे, ऑर्डिनरी सिटीजन उनको डिफिकल्ट फेस होगा किसमें, सिविल सर्वेंट में एंट्री पाने के लिए। तो और एक खास बात और है कि इसका अगर देखिए पॉलिटिकल रिवार्ड के बेस पे या तो पर्सनल फेवर के बेस पे पोस्ट दिए जा रहे हैं सिविल सर्वेंट के, तो उससे क्या हो सकता है, करप्शन होगा। उससे क्या होगा, करप्शन होगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनएफिशिएंट होगा। सी अगर पैट्रोनेज सिस्टम है तो उससे क्या होगा, लीड टू करप्शन, इनएफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये तो रहा थोड़ा सा बैकग्राउंड, मतलब सिविल सर्विसेज के बारे में वहाँ पे कैसे रिक्रूटमेंट होता था उसका बैकग्राउंड रहा। अब देखिए धीरे धीरे टाइम अगर बढ़ता है, लोगों क्या होते हैं, थोड़ा सा जागरूक होते हैं, एजुकेटेड होते हैं और लोग थोड़ा सा अपने राइट्स को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। अब देखिए जो पैट्रोनेज सिस्टम था इसमें भी थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म हुआ धीरे धीरे टाइम से। तो कुछ कमिटीज़ बनती हैं, कुछ कमीशंस बनते हैं कि उनके ऊपर स्टडीज करें, कुछ रिकमेंडेशन दे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सुधारा जाए, कैसे हमारे सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स आए। अब देखिए जो पैट्रोनेज सिस्टम था तो उसमें क्या था, करप्शन था, इनएफिशिएंसी था। तो इससे क्या हुआ, लोगों को दिक्कत होती थी, अल्टीमेटली सिटीजन को, और जो पॉलिटिशियन होते थे उनको भी दिक्कत होती थी। सब चीज़ों से क्या होता था, उनको भी प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, कमिटीज़ को क्या किया, गठन किया, और कमिटीज़ ने क्या किया, उन सिस्टम पे स्टडीज किया और अपने क्या रिकमेंडेशन दिए। और गवर्नमेंट क्या करता था, उन रिकमेंडेशन को अडॉप्ट करता था और उनके अकॉर्डिंग अपने जो सिस्टम में चेंजेस लाते थे। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी जो सिविल सर्विसेज में क्या हुआ, रिफॉर्म्स आए। तो उनमें कुछ कमिटीज और कुछ कमीशंस बने और उनके कुछ रिकमेंडेशन जो आए जिनको अडॉप्ट किया है सिविल सर्विस यूके का, उसको हम स्टडीज करते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वह है कमिटीज ऑन सिविल सर्विसेज। देखिए जो सबसे पहला कमिटी था सिविल सर्विसेज पे, कहाँ, यूके की। देखिए अभी बात यूके की चल रही है, ग्रेट ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की बात चल रही है। वहाँ के सिविल सर्विसेज के बारे में चल रहा है। हमने तो देख लिया, पहले तो क्या था, पैट्रोनेज सिस्टम का था सिविल सर्विसेज। अब जो उस पर कुछ कमिटीज बने तो उसमें जो पहला कमिटीज था वो हमारा है दी नॉर्थ कोट ट्रेवलिंग रिपोर्ट है। बल्कि एक कमिटी है, उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था, इसलिए इसको यहाँ पे बोला गया नॉर्थ कोट ट्रेवलिंग रिपोर्ट, जो कि 1853 टू 1854। देखिए अगर ऐसा कहीं भी डेट लिखा हो तो उसमें आप समझ जाइए जो पहला वाला होता है वो जो कमिटीज बनती है
उसका डेट होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो रिपोर्ट, जब अपना रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, उसका डेट होता है। तो देखिए अगर ऐसा लिखा है नॉर्थकोट ट्रेवलिंग रिपोर्ट 1853 टू 1854, तो इसका मतलब ये जो कमिटीज गठित हुई थी, स्टेबलाइज हुई थी, तो ये हुई थी 1853 में, और ये जो कमिटीज अपना रिपोर्ट दी थी वो दी थी 1854 में। देखिए जो ये नॉर्थकोट ट्रेवलिंग रिपोर्ट है, पहले तो प्रिपेयर्ड बाई, सी देखिए जो ये नॉर्थकोट ट्रेवलियन रिपोर्ट जो था, ये तो प्रिपेयर्ड बाई स्टेपफोर्ड नॉर्थकोट एंड चार्ल्स ट्रेवलिन, तो इसीलिए इसको नॉर्थकोट एंड ट्रेवलिंग रिपोर्ट बोला जाता है। देखिए नॉर्थकोट एंड ट्रेवलिंग रिपोर्ट, इसमें बेसिकली दो स्कॉलर थे, इनके द्वारा ये कमिटीज गठित किया गया था। उन्होंने अपने जो वहाँ के सिविल सर्विसेज के ऊपर स्टडीज किए, उसको बेटर परफॉर्मेंस के लिए और अच्छा कैसे किया जाए उस पर उन्होंने स्टडीज किए और अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए। तो देखिए तो बेसिकली इन दोनों को क्या किया था, ये पॉइंट किया था स्टडीज के लिए, बट ये जो कमिटीज गठित किया था वो किसने रिकमेंड किया था? देखिए अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश ट्रेजरी इन 1853। देखिए अगर पूछ ले नॉर्थकोट ट्रेवलिंग रिपोर्ट किसके द्वारा गठित किया गया था, तो ब्रिटिश ट्रेजरी, वहाँ का जो देखिए है क्या है, ऑफिस है, उन्होंने ब्रिटिश ट्रेजरी ने इसको क्या किया था, अपॉइंट किया था कि एक टीम होनी चाहिए और वो स्टडीज के लिए सिविल सर्विसेज रिफॉर्म पे, और कि 1853 में गठित किया गया था। इट्स रिपोर्ट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द परमानेंट सिविल सर्विसेज इन ब्रिटेन वाज पब्लिश्ड इन 1854। देखिए जो इसका मेन पर्पस था, जो इस कमिटीज का मेन पर्पस था कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द परमानेंट सिविल सर्विसेज इन द ब्रिटेन, मतलब वहाँ के जो अपना रिपोर्ट दे, स्टडीज करे और रिपोर्ट दे कि जो यूके में परमानेंट सिविल सर्विसेज हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन पे, स्ट्रक्चर पे, ट्रेनिंग पे, इस सब चीज़ों पे अपना स्टडीज करे और रिपोर्ट दे। तो उन्होंने अपना जो कमिटीज ने नॉर्थकोट ट्रेवलिंग कमिटीज ने अपना 1854 में रिपोर्ट दिया था। तो इसके कुछ रिकमेंडेशन है, तो देखते हैं उनके क्या रिकमेंडेशन है। एबोलिश ऑफ पेट्रोनेज सिस्टम, देखिए सबसे पहला काम उन्होंने इस टीम ने किया था कि जो पेट्रोनेज सिस्टम था उसको क्या किया जाए, एबोलिश किया जाए। एंड रिक्रूटमेंट शुड बी बाई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। अब देखिए पहले क्या था, जो सिविल सर्वेंट का पोस्ट दिया जाता था बाई पॉलिटिकल रिवार्ड के थ्रू दिया जाता था, पॉलिटिकल रिवार्ड के थ्रू या तो पॉलिटिकल फेवर के थ्रू, पॉलिटिकल फेवर के थ्रू दिया जाता था। और सिस्टम क्या था, पेट्रोनस था, तो उसको क्या बोला, पेट्रोनस सिस्टम को एबोलिश करो, खत्म करो। और रिक्रूटमेंट सिस्टम कंपटीशन के द्वारा होना चाहिए, कम्पिटेटिव एग्जाम होने चाहिए, उसके द्वारा क्या हो, सिविल सर्वेंट की पोस्ट को फिल किया जाए। ये सब देखिए बेसिकली रिकमेंडेशन है। ए सिविल सर्विस कमीशन शुड बी स्टेबलाइज। अब देखिए, और जो इस टीम ने, जो कमिटी ने बोला था कि एक सिविल सर्विसेज कमीशन, CSC, सिविल सर्विसेज कमीशन क्या किया जाए। देखिए सबसे पहला जो रिकमेंडेशन दिया था नॉर्थकोट ने, वो बोला था कि सिविल सर्विसेज कमीशन का क्या हो, स्टेबलाइज्ड हो। एंड प्रमोशन बाय मेरिट नॉट बाय सीनियरिटी। और पहले क्या था, सीनियरिटी के बेसिस पे, पेट्रोनस सिस्टम में क्या था, सीनियरिटी बेस्ड पे क्या होता था, प्रमोशन होता था। बट इस कमिटीज के रिकमेंडेशन के द्वारा क्या हुआ, प्रमोशन बाय द मेरिट होने लगा। एंड सिविल सर्विसेज टू बी डिवाइडेड इनटू क्लासेस। और देखिए जो सिविल सर्विसेज था, सिविल सर्विसेज, CS मतलब सिविल सर्विसेज, जो पोस्ट होते थे वो उसको कितने, दो क्लास में डिवाइड किया गया, दो क्लास में डिवाइड किया। पहला था सुपर इंटेलेक्चुअल, जो कि 19 से 25 ईयर्स के लिए था, और बेसिकली इसमें क्या था, जनरल कंपटीशन था, मतलब होना चाहिए। इन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन दिया था कि सिविल सर्विसेज को दो क्लास में बांटो। कौन सा, सुपेरियर जो कि इंटेलेक्चुअल होगा, और दूसरा इंफेरियर जो कि मैकेनिकल होगा। जो देखिए इंटेलेक्चुअल होगा उसके लिए एज बताया गया 19 से 21 ईयर और जनरल कंपटीशन होना चाहिए, और जो इंफेरियर मैकेनिकल टाइप के होंगे वो 17 से 21 ईयर के होंगे। अब देखिए उन्होंने ऐसा रिकमेंड किया था कि एक सिविल सर्विसेज कमीशन को भी स्टेबलाइज किया जाए। तो इस रिकमेंडेशन के थ्रू क्या हुआ, सिविल सर्विसेज कमीशन वाज स्टेबलाइज्ड इन 1855। देखिए पॉइंट टू बी रिमेंबर कि देखिए नॉर्थकोट ट्रेवलिन ने क्या किया था, कि बोला था कि सिविल सर्विसेज कमीशन को क्या किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए। तो उस कमीशन को, उस रिकमेंडेशन को क्या हुआ, गवर्नमेंट बाइंडिंग हुआ, और क्या किया, एक सिविल सर्विसेज कमीशन स्टेबलाइज किया कितने, 1855 में, एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू टेस्ट कैंडिडेट। अब देखिए सिविल सर्विसेज कमीशन का जो काम होता था वो क्या था,
इंडिपेंडेंट काम था। वो जो कैंडिडेट होते हैं उस पोस्ट के लिए, सिविल सर्वेंट पोस्ट के लिए, उनको क्या करता था, टेस्ट करेगा। इस कमीशन का बेसिकली यही काम रहेगा। In beginning, the Civil Services Commission tested only the candidate who were nominated by the head of the department। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा कमियां रह गया। अब तो इंडिपेंडेंट बॉडी था टेस्ट करने के लिए कैंडिडेट को, बट शुरुआत में जो कमीशन था, सिविल सर्विसेज कमीशन, ओनली उन्हीं कैंडिडेट को टेस्ट करता था जो वहाँ के डिपार्टमेंट्स होते थे, और वहाँ के डिपार्टमेंट हेड होते थे, रिकमेंड करते थे कि इस पर्टिकुलर का आप टेस्ट करो, तो उन्हीं का टेस्ट करता था। तो देखिए कहीं ना कहीं फेवर फिर आ गया, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आफ्टर 1817 मतलब 1870 के बाद ओपन कंपटीशन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ओपन कंपटीशन हुआ, मतलब कि ऑल हो गया सभी के लिए। ऐसा नहीं हुआ कि जो डिपार्टमेंट के हेड रिकमेंड करेंगे उन्हीं का, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो क्या था, टिल 1817 तक था, टिल 1817 तक था, बट आफ्टर 1817 ओपन कंपटीशन हो गया। सो वी कैन से कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड आफ्टर 1807 इन ब्रिटेन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंप्लीट ओपन कंपटीशन हुआ वो 1870 में हुआ सिविल सर्वेंट के लिए इन ब्रिटेन में। बट सिविल सर्विसेज कमीशन गठित हो गया था 1855 में ही। बट यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आप फेवर देख रहे हैं। देखिए इस कमिटीज के और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन थे, बेसिकली बहुत थे, बट यहाँ पे जो थोड़े पॉसिबल उसको लिखवा दिया। जैसे देखिए होता है न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, मतलब न्यूट्रलिटी मतलब कि जो वहाँ के सिविल सर्वेंट रिमेन पॉलिटिकल न्यूट्रल, मतलब कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में भाग नहीं लेंगे। जो भी गवर्नमेंट रहेगा अपना पार्टी में रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे, उसके लिए अपना मतलब काम करेंगे। ऐसा नहीं हुआ किसी एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बेसिकली रिकमेंडेशन है सिविल सर्वेंट के लिए। एनोनिमिटी होनी चाहिए। एनोनिमिटी मतलब होता है वर्क बिहाइंड द सेंस, मिनिस्टर्स आर पब्लिकली अकाउंटेबल, बट जो हमारे सिविल सर्वेंट होंगे वो एनोनिमस काम करेंगे। मेरिट सिस्टम हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, तो ये सब क्या थे, रिकमेंडेशन थे। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टीम है वो है हमारा दी फल्टन कमेटी रिपोर्ट, जो कि 1968 में आया था। देखिए सब बेसिकली कमिटीज, उनके क्या रिपोर्ट थे, उनका किस ईयर में पब्लिश हुआ, ये सब चीज़ क्या एग्जाम में आपके पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए पहला तुम्हारा होगा नार्थकोटी ट्रेवलियन रिपोर्ट, अब दूसरा है क्या, द फल्टन कमेटी रिपोर्ट, फल्टन कमिटीज रिपोर्ट 1968। सो फल्टन कमेटी रिपोर्ट वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए जो एक फल्टन कमेटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया था, अपॉइंट किया गया था। देखिए वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखिए जो नार्थकोटियन ट्रेवलिंग रिपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो देखिए रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था, एक खास पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कि जो ये नार्थकोटियन ट्रेवलिंग रिपोर्ट जो जर्नलिस्ट सिस्टम पे ज़्यादा जोर दिया था। जर्नलिस्ट सिस्टम का क्या मतलब होता है कि इम्फेसिस ऑन ब्रॉडली एजुकेटेड ऑफिशियल, मतलब ऐसा होता था कि इसमें स्पेशलाइजेशन की बात नहीं होती थी, कॉमन कॉमन रिक्रूटमेंट किया जाता था। ऑफिशियल लोग वही क्या करते थे, सारे डिपार्टमेंट को संभालते थे, मतलब कि मैनेज करते थे, तो उसको बोलते हैं जर्नलिस्ट सिस्टम। तो ये क्या था, एक रिकमेंडेशन था नार्थकोटियन ट्रेवलिंग रिपोर्ट का। अब देखिए अब इसके बाद क्या हुआ, हमारा फल्टन कमेटी आया, फल्टन कमेटी रिपोर्ट, जो कि अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए इसका पर्पज क्या था, टू एग्जामिन द स्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द होम सिविल सर्विसेज, टू एग्जामिन द स्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द होम सिविल सर्वेंट्स एंड टू मेक रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। अब देखिए हमारा जो पहले क्या था, जर्नलिस्ट सिस्टम पे क्या था, जोर था, जर्नलिस्ट सिस्टम पे जोर था। तो इससे क्या हुआ, इसका क्रिटिसिज्म किया गया कि जो टास्क ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, स्पेशलिस्ट चीज़ें हुई, उन चीज़ों पे क्या हुआ, लैक हो गया। तो इसलिए फल्टन कमेटी रिपोर्ट आया, उन्होंने क्या किया था कि स्पेशली स्पेशलाइजेशन पे क्या किया, बात किया, स्ट्रक्चर पे जोर दी, उनके स्टडीज किया, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सब चीज़ों पे क्या किया, स्टडीज किया, और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए। सो देखिए इट फाउंड दैट द होम सिविल सर्विसेज इज स्टिल फंडामेंटली द प्रोडक्ट ऑफ 90th
सेंचुरी फिलोसफी ऑफ द नार्थुकेटिन ट्रेवलिंग रिपोर्ट। देखिए जो 19th सेंचुरी में, जो कि 1853 और 1854 में रिकमेंडेशन आया था नार्थुकेट ट्रेवलिंग रिपोर्ट, उसी पे काम करता था। बट अब क्या हुआ, इनके रिकमेंडेशन से थोड़ा सा चीजें क्या हुआ, चेंज होगा। नेक्स्ट, इट मेड 158 रिकमेंडेशन। देखिए ये जो टीम थी उन्होंने 158 रिकमेंडेशन दिए। देखिए 158 रिकमेंडेशन थे, तो 158 रिकमेंडेशन तो बताना पॉसिबल नहीं है वीडियो लेक्चर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको आप लोग एक बार गूगल करके जस्ट ओवरव्यू ले लीजिएगा। तो जो मोटे मोटा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए हमारा पहले क्या था, 90th फिलोसफी में था, जर्नलिस्ट सिस्टम पे जोर था। बट इनका था जो फल्टन कमेटी रिपोर्ट के द्वारा क्या हुआ, हमारा स्पेशलाइजेशन पे बातें हुई, स्पेशलाइजेशन पे हुआ, मतलब कि इन डेप्थ जनरलिस्ट सिस्टम हुआ। मतलब कि एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस, टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए टेक्निकल नॉलेज के लिए सब चीज़ों पे बातें हुई, मतलब कि स्पेशलाइजेशन पे बातें की गई। एंड यूनिफाइड ग्रेडिंग सिस्टम हुआ। फिर जो पहले क्या था इनके नॉर्थ फिल्टरमेंट में क्लास था, बेसिकली सिविल सर्वेंट के दो क्लास में बांटा गया था, एक था सुपेरियर एक था इन्फेरियर। बट अब यहाँ पे जो फल्टन कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा क्या हुआ, सिविल सर्वेंट को ग्रेड में बांटा गया, यूनिफाइड ग्रेडिंग में रिप्लेस किया गया। देखिए रिप्लेस ओल्ड क्लास सिस्टम, इंट्रोड्यूस अ मोर रेशनल स्ट्रक्चर्स। एंड देखिए सिविल सर्वेंट के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे रिकमेंडेशन मिला कि स्टेबलाइज प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर सिविल सर्वेंट्स, इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड अदर इज क्रिएशन ऑफ सिविल सर्विसेज कॉलेज फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल। मतलब कि कॉलेज, क्रिएशन ऑफ सिविल सर्विसेज कॉलेज, सिविल सर्विसेज कॉलेज का क्या हो, स्टेबलाइज हो, जिससे उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल सके। मैनेजमेंट टेक्निक के ऊपर रिकमेंडेशन हुआ कि यूज मॉडर्न मैनेजमेंट टूल्स, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। सो वी कैन से द सिग्निफिकेंस ऑफ फल्टन कमिटी रिपोर्ट इज शिफ्ट फ्रॉम जनरलिस्ट टू स्पेशलिस्ट सिस्टम, improved professionalism, focuses on training and efficiency, modernized British administrations। तो ये हमारा क्या था, सिग्निफिकेंस। बट अपार्ट फ्रॉम लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इट हैव सम क्रिटिसिज्म लाइक इम्प्लीमेंटेशन वाज पार्शियल। अब देखिए जो रिकमेंडेशन 158 रिकमेंडेशन दे दिए, बट इनका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ क्या हुआ, पार्शियल हुआ, पूरा पूरा नहीं हो पाया। तो ये था क्रिटिसिज्म। जर्नलिस्ट स्टिल डोमिनेट। अब देखिए जर्नलिस्ट जो सिस्टम था वो स्टिल क्या है, अभी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है टोटली खत्म हो गए। एंड रेजिस्टेंट टू चेंज। अब देखिए जो इनके रिकमेंडेशन इतने सारे बता दिए, इससे लोग क्या थे, इसको मतलब चेंज करने में थोड़ा सा रेजिस्टेंस किए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेंट्रल पर्सनल एजेंसी। सेंट्रल पर्सनल एजेंसी, देखिए सेंट्रल पर्सनल एजेंसी क्या होता है कि जो बेसिकली जो सिविल सर्वेंट होंगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके लेके उनके अपॉइंटमेंट को, ट्रेनिंग को, सब के लिए उनके डिसिप्लिनरी एक्शन, ये सारा काम किसका होता है, सेंट्रल पर्सनल एजेंसी का। तो बात यहाँ पे होगी कि जो यूके में, ब्रिटिश में सेंट्रल पर्सनल एजेंसी कौन है। तो देखिए इसके रिगार्डिंग टिल अक्टूबर 31 1968, मतलब कि टिल 1968 तक द ब्रिटिश ट्रेजरी वाज द सेंट्रल पर्सनल एजेंसी, सीपीए, सेंट्रल पर्सनल एजेंसी टू मैनेज द सिविल सर्विसेज। देखिए जो यूके में, ब्रिटिश में टिल 1968 हमारा सेंट्रल पर्सनल एजेंसी कौन है, ब्रिटिश ट्रेजरी, ब्रिटिश ट्रेजरी था टिल 1968 तक, जो कि सारा जो अफेयर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन होते थे सिविल सर्विस को, ब्रिटिश ट्रेजरी मैनेज करता था टिल 1968 तक। देन देखिए ऑन नवंबर 11 1968 द सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट वाज स्टेबलाइज्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फल्टन कमेटी रिपोर्ट इन 1981। देखिए अब फल्टन कमेटी के जो 158 रिकमेंडेशन था उसमें से एक रिकमेंडेशन ये भी था कि सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट क्या हो, स्टेबलाइज हो, और सारा काम जो सिविल सर्विसेज का सारा काम, उनका ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, सब कुछ उनसे रिलेटेड जो हमारा काम हो वो देखेगा सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो जो फल्टन कमेटी रिपोर्ट था 1981 में, उसके थ्रू हमारा सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट क्या हुआ, स्टेबलाइज हुआ। अब देखिए क्लासिफिकेशन वहाँ का, मतलब क्लासिफिकेशन क्या है सिविल सर्विसेज का। देखिए बिफोर द रिपोर्ट ऑफ फल्टन कमेटी द ब्रिटिश सिविल सर्विसेज वाज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 क्लासेस। देखिए इससे पहले, मतलब फल्टन कमेटी की रिपोर्ट से पहले जो वहाँ का सिविल सर्विसेज था उनको बेसिकली 4 क्लासेस में बांटा गया था, 4 क्लासेस में। पहला जो क्लास था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, दूसरा एग्जीक्यूटिव क्लास, तीसरा क्लर्कियल क्लास, चौथा स्पेशलिस्ट क्लास। देखिए इन 4 क्लास में बांटा गया था फल्टन कमेटी के जब रिपोर्ट को, मतलब कि इम्प्लीमेंट करने से पहले। देखिए पहले नार्थकोटी ने क्या किया था, 2 क्लास में बांटा था, सुपेरियर एंड इन्फेरियर। उसी में से क्या है, सुपेरियर में कुछ क्लास आते हैं
और इन्फेरियर में कुछ क्लास आते हैं, तो 4 क्लासेस बने, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, क्लर्कियल क्लास एंड स्पेशलिस्ट क्लास. But after the Fulton Committee report 1968 recommended that classes should be abolished and replaced by a single unified grading structure. अब देखिए फल्टन कमेटी ने बोला था कि यूनिफाइड ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो होना चाहिए सिविल सर्वेंट का वो यूनिफाइड ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, और उन्होंने क्लास सिस्टम को क्या किया, एबोलिश करने का रिकमेंडेशन दिया. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मर क्लासेस वर मर्ज टू फॉर्म अ न्यू इंटाइटल्स नोन एज अ ग्रुप एंड कैटेगरीज. अब देखिए जो पहले जो क्लास सिस्टम था उनको क्या किया, एक में सारे क्लासेस को मर्ज करके एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया सिविल सर्वेंट का, जिनको बोला गया है ग्रुप्स एंड कैटेगरीज. See, in 1971, administrative group was formed by merging the lower administrative class with executive clerical class. एग्जीक्यूटिव एंड क्लर्कियल क्लास. अब देखिए वो कैसे बना, बेसिकली जो हमारे लोअर क्लास के थे, एग्जीक्यूटिव क्लास के थे, क्लर्कियल क्लास थे, सबको क्या किया, मर्ज करके जो बना हमारा ग्रुप सिस्टम, उसको स्टेबलाइज किया गया था इन 1971 में. नाउ सी जो ग्रेड सिस्टम में, यूनिफाइड ग्रेडिंग सिस्टम में डिवाइड किया फल्टन कमेटी रिपोर्ट ने सिविल सर्वेंट को, उसको देखते हैं. द ग्रेड्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स वर, देखिए अब जो ग्रेड थे, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हायर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट. ये क्या थे, ग्रेडिंग सिस्टम देखिए है सिविल सर्वेंट्स के, यूनिफाइड ग्रेडिंग सिस्टम. अब देखिए जो इनका स्ट्रक्चर क्या हुआ, ओपन स्ट्रक्चर हुआ, क्रिएटेड इन 1971 में. देयर वाज अ यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर्स, इट कंसिस्ट द फॉलोइंग एज 1986. देखिए अब जो ग्रेड में थे उनको कैसे डिवाइड किया गया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 7, और इनको कैसे कंसिस्ट किया गया, उनका ओपन स्ट्रक्चर कैसा हुआ. जो पहले ग्रेड 1 में होंगे वो होंगे परमानेंट सेक्रेटरी. देखिए बेसिकली पोस्ट के नाम बता रहे हैं, किस ग्रेड में कौन सा पोस्ट होगा. यहाँ पे देखिए ग्रेडिंग सिस्टम बना दिया गया कि सीनियर एग्जीक्यूटिव अफसर होंगे, बट अब यहाँ पे बताया गया कि कौन होंगे, पोस्ट है बल्कि. तो ग्रेड 1 में है परमानेंट सेक्रेटरी, ग्रेड 2 में है डिप्टी सेक्रेटरी, ग्रेड 3 में है अंडर सेक्रेटरी, ग्रेड 4 में है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ग्रेड 5 में आएंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी, ग्रेड 6 में आएंगे सीनियर प्रिंसिपल, इन ग्रेड 7 में आएंगे प्रिंसिपल. तो था ओपन स्ट्रक्चर है किसका, ग्रेडिंग सिस्टम में जो आएंगे सिविल सर्वेंट उनका स्ट्रक्चर है. नाउ रिक्रूटमेंट देखिए, रिक्रूटमेंट अब कैसा हो रहा है, होगा वहां पे, बेस्ड ऑन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सिविल सर्विसेज कमीशन. देखिए सिविल सर्विसेज कमीशन क्या करेगा, ओपन कंपटीशन कंडक्ट करेगा उनके रिक्रूटमेंट को लेके, सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट को लेके. तो बेसिकली यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट के दो मेथड्स हैं, रिक्रूटमेंट के दो मेथड हैं. तो जो पहला मेथड है, मेथड 1 में देखिए, टिल 1944 मेथड 1 वाज ओनली वे कंसिस्टिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, इट्स वाज टोटली एबोलिश्ड इन 1969. देखिए जो पहला मेथड था उसमें क्या था, वो टिल 1945 तक चला, और उस मेथड में क्या था, ओनली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता था, उस क्या होता था, उसमें इंटरव्यू भी होता था, और इसको क्या किया 1969 में एबोलिश कर दिया गया. सो मेथड 2 आया. फिर मेथड 2 में देखो क्या था, आफ्टर 1945, आफ्टर 1945 देखिए वो क्या था, मेथड 1 टिल 1945 था, बट आफ्टर 1945 दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस एंड कंडक्टेड. इसमें क्या क्या होता था, रिटन एग्जाम होता था एंड सर्विसेज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरव्यूज. देखिए जो इसमें मेथड 2 में था, रिटन एग्जाम था एंड सीरीज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरव्यूज होता था. ये तो रहा हमारा रिक्रूटमेंट के प्रोसेस, दो मेथड्स हो गए. अब उनके ट्रेनिंग के मेथड्स देखते हैं. तो ट्रेनिंग के लिए बेसिकली क्या हुआ, कुछ कमिटीज गठित किए गए, उनके रिपोर्ट आए. तो जो उसमें पहला था कमिटीज, वो है असिस्टेंट कमिटी रिपोर्ट ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज, जो कि 1944 में गठित किया गया था. अब देखिए ट्रेनिंग के लिए असिस्टेंट कमिटी रिपोर्ट बना था, वो बेसिकली क्या था, सिविल सर्वेंट के ट्रेनिंग के बारे में स्टडीज करेगा और रिकमेंडेशन देगा, जो कि उसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 1944 में. देखिए ट्रेनिंग के लिए हमारा असिस्टेंट कमिटी रिपोर्ट गठित किया गया था, और टीम ने अपने ट्रेनिंग को लेकर कुछ रिकमेंडेशन दिया है. तो उसको पहले देखते हैं असिस्टेंट कमिटी रिपोर्ट क्या है. देखिए द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर हायर सिविल सर्विसेज, देखिए द इंस्टीट्यूशन ऑफ
formal training for higher civil services in UK can be traced to the assistant committee report on the training of civil servant published in 1944 में। देखिए जो हमारा असिस्टेंट सिविल कमिटी रिपोर्ट बना था कि सिविल सर्वेंट के ट्रेनिंग के बारे में, तो रिपोर्ट दे, तो रिपोर्ट टीम ने अपनी रिपोर्ट 1944 में पब्लिश किया था। देखिए द कमिटी विच वाज अपॉइंटेड इन 1943। देखिए जो कमिटी तो अपना रिपोर्ट 1944 में दिया था, बट गठित हुआ था, अपॉइंट हुआ था 1943 में, अंडर द चेयरमैन ऑफ सर रॉल्फ एसिस्टन। देखिए सर रॉल्फ एसिस्टन के चेयरमैनशिप में हुआ था, इसीलिए इसको बोलते हैं असिस्टेंट कमिटी रिपोर्ट। देखिए और जो कमिटीज थी वो क्या रिकमेंड की थी, रिकमेंडेड सेंट्रलाइज्ड अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग इन ट्रेन टू हायर सिविल सर्विसेज दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। देखिए जो हमारा असिस्टेंट कमिटी रिपोर्ट बना था कि चेयरमैनशिप थे जो इसका किया था, उन्होंने किया था सर राल्फ एसिस्टन, और उन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि एक सेंट्रलाइज अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग इन ट्रेन टू हायर सिविल सर्विसेज दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लिए एक सेंट्रलाइज अरेंजमेंट होना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। सो ऑन इट्स रिकमेंडेशन ए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डिवीजन वाज सेट अप इन ब्रिटिश ट्रेजरी टू कोऑर्डिनेट एंड एडमिनिस्टर ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर हायर सिविल सर्वेंट्स। देखिए इनके रिकमेंडेशन के अनुसार जो एक डिपार्टमेंट बना, एक मतलब डिवीजन बना, कौन सा डिवीजन, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डिवीजन, किसमें, ब्रिटिश ट्रेजरी में। जो ब्रिटिश ट्रेजरी ऑफिस था उसमें एक डिवीजन बना कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डिवीजन, जो कि ओनली देखेगा, क्या करेगा, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेट करेगा एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर हायर सिविल सर्वेंट के लिए। जो हायर सिविल सर्वेंट होंगे उनके बेसिकली ट्रेनिंग वगैरह के लिए ये जो हमारा डिवीजन होगा क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। नाउ सी द मेजर ट्रेनिंग सेंटर्स इन यूके आर। अब यूके में मेजर ट्रेनिंग सेंटर्स देखें कौन कौन से हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, देखिए ये सब बेसिकली क्या है, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं यूके में। तो पहला जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज सेटअप इन 1948 में एट हेनले ऑन थेम्स टू प्रोवाइड एक्सटर्नल ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा सिविल सर्वेंट को। एंड सेकंड वन इज अ सेंटर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज सेटअप इन 1963 एट लंडन। थर्ड वन इज अ रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज एट लंडन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग फॉर डिप्लोमेटिक सर्विसेज। देखिए जो रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस है जो लंदन में, ओनली डिप्लोमेटिक सर्विसेज के लिए ट्रेनिंग देगा। एंड फोर्थ वन इज सिविल सर्विस कॉलेज। एंड देखिए जो फोर्थ वन है सिविल सर्विसेज कॉलेज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज है, यही मेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सिविल सर्वेंट का। और इस एक किसके रिकमेंडेशन पे बना था, फल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना है, फल्टन। देखिए द सिविल सर्विसेज कॉलेज इज द मेन ट्रेनिंग सेंटर्स इन यूके, इट वाज सेटअप इन 1969। देखिए सिविल सर्विसेज कॉलेज जो कि मेन ट्रेनिंग सेंटर है यूके में, और एक कब गठित किया गया था, कब सेटअप हुआ था, इट वाज सेटअप in 1969 on the recommendation of Fulton Committee report. It comprises a headquarter and 2 regional centers. देखिए जो सिविल सर्विसेज कॉलेज में क्या था, एक हेडक्वार्टर होगा HQ एंड 2 रीजनल सेंटर होंगे, रीजनल सेंटर 1, रीजनल सेंटर 2। द हेडक्वार्टर इज एट, अब देखिए जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, सनिंगडेल पार्क, वाइल द रीजनल सेंटर आर इन लंदन एंड एडिनबर्ग। इट परफॉर्म द फॉलोइंग 4 मेन फंक्शन। अब देखिए जो सिविल सर्विसेज कॉलेज क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा बेसिकली उसको बताते हैं। जो फर्स्ट परफॉर्मेंस देखिए, इट प्रोवाइड पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग फॉर रिक्रूटमेंट। पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग मतलब कि जो रिक्रूटमेंट हो जाएंगे उसके बाद की जो ट्रेनिंग होगी उसको प्रोवाइड करेगा हमारा सिविल सर्विसेज कॉलेज। इट प्रोवाइड पोस्ट ट्रेनिंग फॉर रिक्रूट एडमिनिस्ट्रेटिव और जर्नलिस्ट। देखिए जो भी क्लास होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के होंगे या जर्नलिस्ट क्लास होंगे, उनको क्या करेगा, पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग देगा। और किसमें किसमें देगा, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और सोशल एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। सेकेंड में देखिए परफॉर्म क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, इट ऑफर स्पेशलाइज्ड कोर्स फॉर स्पेशलिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नलिस्ट क्लास के जो होंगे हमारे सिविल सर्वेंट, उनको ये जो सिविल सर्विसेज कॉलेज क्या प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और सोशल एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। बट जो स्पेशलिस्ट क्लास के होंगे उनको क्या करेगा, स्पेशलाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करेगा, किनमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में। इट कंडक्ट रिसर्च ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, इट गिव जनरल गाइडेंस एंड एडवाइस टू डिपार्टमेंट विच कैरी आउट ट्रेनिंग फॉर एग्जीक्यूटिव एंड क्लरिकल स्टाफ। और देखिए क्या करेगा, गाइडेंस एंड एडवाइस देगा डिपार्टमेंट को, जो किनके ट्रेनिंग और को लेके क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा।
एंड नाउ वी विल सी द प्रमोशन ऑफ द सिविल सर्वेंट। अब देखिए ट्रेनिंग की बात होगी, अब उनके जो सिविल सर्वेंट का प्रमोशन होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यूके में जो प्रमोशन होगा वो क्या है, डिपार्टमेंटल अफेयर है। क्या है, डिपार्टमेंटल अफेयर्स है, मतलब कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के जो सिविल सर्वेंट होंगे उनके जो हेड होंगे वो प्रमोशन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। देखिए देखिए इन द यूके प्रमोशन इन सिविल सर्विसेज और द डिपार्टमेंटल अफेयर्स इन एवरी डिपार्टमेंट द डिपार्टमेंटल प्रमोशन बोर्ड आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द हेड। देखिए इस चीज के लिए, प्रमोशन के लिए एवरी डिपार्टमेंट में बोर्ड होगा, उसको क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटल प्रमोशन बोर्ड, जो कि जो वहाँ उस डिपार्टमेंट का हेड होगा वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा। एंड दे एडवाइज द मिनिस्टर एंड परमानेंट सेक्रेटरी ऑन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। और जो बोर्ड के मेंबर होंगे वो मिनिस्टर को और परमानेंट सेक्रेटरी को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, मतलब प्रमोशन के लिए। In the annual report, the employees are evaluated as outstanding, very good, satisfactory, indifferent and पुअर। देन द कैंडिडेट आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। अब देखिए जो इस कमेटीज का काम होगा, जो बोर्ड का काम होगा, डिपार्टमेंटल जो बोर्ड है, देखिए बेसिकली प्रमोशन के लिए जो बोर्ड बनता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन बोर्ड, उसका क्या काम रहेगा, जो कैंडिडेट को इवेल्युएट करेगा एनुअली, और इवेल्युएट करेगा उनको क्या करेगा, कुछ मार्क्स इवेल्युएट करेगा, उनको कैसे कैसे कैटेगराइज करेगा, वेरी गुड, सेटिस्फैक्टरी, इंडिफरेंट एंड पुअर। उसके बेस पे क्या हुआ, जो हमारे इंप्लॉइज हुए, सिविल सर्वेंट हुए, उनको बेसिकली 4 कैटेगरीज में बांटा गया। तो देखिए पहले कैटेगरीज के क्या होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिट फॉर प्रमोशन। पहले कैटेगरी के जो इंप्लॉय होंगे, पहले कैटेगरी के जो इंप्लॉय होंगे उनको बोला गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और फिट फॉर प्रमोशन। एंड सेकेंड कैटेगरी हाईली फिट फॉर प्रमोशन, थर्ड कैटेगरी फिट फॉर प्रमोशन, एंड फोर्थ कैटेगरी होगा नॉट एट फिट फॉर प्रमोशन। जो हमारे जो जिनको पुअर कैटेगराइज ग्रेडिंग इवेल्युएट किया जाएगा उनको बोला जाएगा नॉट एट फिट फॉर प्रमोशन, इस कैटेगरीज में आएंगे। सी द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ प्रमोशन इन द यूके आर। फर्स्ट देखिए कुछ पॉइंट्स है प्रमोशन को लेके यूके में। तो पहला पॉइंट है द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड वेल इन टाइम ऑफ द वैकेंट पोजीशन विच आर टू बी फिल्ड बाय प्रमोशन। देखिए अब प्रमोशन जिस पोस्ट के लिए प्रमोट किए जाएंगे उस पोस्ट के लिए पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वेल टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड द suitability ऑफ द कैंडिडेट फॉर प्रमोशन इज डिटरमाइंड बाय द बोर्ड रेदर देन अ सिंगल इंडिविजुअल। अब देखिए जो उस पोस्ट को फिल करने के लिए जो सुटेबिलिटी होगी वो क्या करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा। The aggrieved party has the right to appeal against the decision conceived promotion. In practice, the consent of the Prime Minister is necessary to make promotion to the position of Permanent Secretary, Deputy Secretary, Finance Officer and Establishment Officer। देखिए जो कुछ पोस्ट जो यहाँ बताया है, इन पोस्ट के प्रमोशन के लिए पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का कंसेंट बहुत ही जरूरी है। नाउ पे एंड सर्विस कंडीशन देखिए, यूके में सिविल सर्वेंट का पे एंड सिविल सर्विस का कंडीशन देखिए। देखिए पे एंड सर्विस कंडीशन, द फॉलोइंग पॉइंट कैन बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। देखिए पे एंड सर्विस कंडीशन के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पॉइंट पे आपको जोर देना है। तो पहला पॉइंट देखिए, सिंस 1971 पे फॉर सिविल सर्वेंट्स इन द यूके इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्टली फार्मूला। देखिए जो यूके में सिविल सर्वेंट है उनको प्रिस्टली फार्मूला के बेस पे क्या किया जाता है, पे दिया। देखिए प्रिस्टली फार्मूला के बेस पे वहां के जो सिविल सर्वेंट को क्या दिया, पे दिया जाता है। और फार्मूला क्या रिकमेंड करता है, this formula recommended higher pay scale based on income policies of government and comparison with private sector pay scales. Pay is fixed and controlled by the British Treasury and Personal Department। देखिए जो पे एंड सर्विस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रिटिश ट्रेजरी एंड पर्सनल डिपार्टमेंट। देखिए अपार्ट फ्रॉम द पे सिविल सर्वेंट्स इन द यूके आर आल्सो गिवन वेरियस काइंड्स ऑफ अलाउंसेस व्हिच आर फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस इंडेक्स। देखिए अब सैलरी के अलावा इनको क्या दिया जाता है, वेरियस काइंड ऑफ अलाउंसेस दिया जाता है। एंड थर्ड देखिए द सिविल सर्वेंट इन यूके आर गिवन द राइट टू एसोसिएशन। देखिए यूके के जो सिविल सर्वेंट होंगे उनको राइट टू एसोसिएशन का राइट है। दे आल्सो एंजॉय द राइट टू एसोसिएट विद द ट्रेड यूनियन टू अपहोल्ड देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। हाउएवर ओनली द यूनियन ऑफ पोस्ट ऑफिस वर्कर इज एसोसिएटेड विद द लेबर पार्टी। देखिए जो यूके के सिविल सर्वेंट के पास कौन कौन सी राइट है, राइट टू एसोसिएशन होगा, एंड दे आल्सो एंजॉय द राइट टू एसोसिएट विद द ट्रेड यूनियन टू अपहोल्ड देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो ये सब चीजें उनको राइट दिया गया है। नेक्स्ट देखिए द सिविल सर्वेंट इन यूके आर नॉट स्पेसिफिकली डिनाइड द राइट टू स्ट्राइक अंडर द लॉ। देखिए राइट टू स्ट्राइक के लिए स्पेशली क्या हुआ, उनके जो सिविल सर्वेंट यूके को है स्पेशली डिनाई नहीं किया गया है, बट अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो उसको डिसिप्लिनरी ऑफेंस के लिए माना जाता है।
एंड देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन यूके देयर इज अ टोटल बैन ऑन पॉलिटिकल राइट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द हायर सिविल सर्वेंट। देखिए जो पॉलिटिकल राइट्स एंड एक्टिविटीज है हायर हायर सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या है, टोटली बैन है। दिस प्रोहिबिशन बिकम प्रोग्रेसिवली लेस स्ट्रिक्ट फॉर द मिडल एंड लोअर ग्रेड्स ऑफ द सिविल सर्वेंट। जो हायर सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए पॉलिटिकल राइट्स एंड एक्टिविटीज क्या है, टोटली बैन है। बट जो लोअर एंड मीडियम ग्रेड्स के सिविल सर्वेंट है वो क्या करते हैं, वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। द लोअर ग्रेड पर्सनल कैन पार्टिसिपेट ऑलमोस्ट इन ऑल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द सिविल सर्वेंट्स आर मॉनिटर्ड बाय द ट्रेजरी एंड द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द सिविल सर्वेंट आर मॉनिटर बाय द ट्रेजरी। देखिए जो इनका पॉलिटिकल एक्टिविटी कौन मॉनिटर करेगा, ब्रिटिश ट्रेजरी मॉनिटर करेगा। एंड द मास्टरमैन कमिटी ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ सिविल सर्वेंट इन द यूके इन इट्स रिपोर्ट ऑफ 1949 स्टेटेड दैट। देखिए मास्टरमैन कमिटी जो कि 1949 में गठित किया गया था उसको बेसिकली, देखिए जो मास्टरमैन कमिटी 1949 में बनी थी वो बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविटी को एग्जामिन करने के लिए बनी थी। तो देखिए क्या है मास्टरमैन कमिटी 1949 का, एग्जामिन द इश्यूज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ सिविल सर्वेंट। देखिए जो सिविल सर्वेंट के पॉलिटिकल इश्यूज थे उसके रिगार्डिंग में इनको क्या किया था, इस कमेटी को गठित किया गया था। सो मास्टरमैन कमिटी चेयर्ड बाय सर जॉन मास्टरमैन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टरमैन कमिटी बिकॉज इट इज चेयर्ड बाय सर जॉन मास्टरमैन। नाउ बैकग्राउंड ऑफ द मास्टरमैन कमिटी, सी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मीन्स दैट जो मास्टरमैन कमिटी ने बताया था कि सिविल सर्वेंट क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल न्यूट्रल होने चाहिए और एक बैलेंस व्यू बिटवीन बैलेंस व्यू होना चाहिए। और किसके किसके बीच बैलेंस होना चाहिए, बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ऑफिशियल न्यूट्रलिटी के बीच। नाउ द रिकमेंडेशन ऑफ द मास्टरमैन कमिटी, सी क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्वेंट। बेसिकली मास्टरमैन कमिटी ने सिविल सर्वेंट को 3 भागों में क्लासीफाइड किया है। देखिए 1 2 3। पहले जो टाइप के होंगे उनको बोला गया पॉलिटिकल फ्री क्लास, मतलब जितने लोअर क्लास के सर्वेंट होंगे वो पॉलिटिकल फ्री होंगे, पॉलिटिकल फ्री क्लास होंगे। इसका मतलब कि जो लोअर क्लास के सर्वेंट होंगे वो पॉलिटिकल पार्टीज में भाग ले सकते हैं। एंड दूसरा बताया कि इंटरमीडिएट क्लास, मतलब कि नीड परमिशन के बाद उस जो सिविल सर्वेंट होंगे पॉलिटिकल पार्टी में भाग लेंगे। एंड थर्ड वन ये पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन क्लास, मीन्स दैट ये सीनियर क्लास के सिविल सर्वेंट होंगे, ये क्या होंगे, टोटली बैन होगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी इनके लिए टोटली बैन होगा। तो जो मास्टरमैन कमेटी ने क्लासेस ऑफ सर्वेंट बताया, बेसिकली उनको जो सिविल सर्वेंट किस टाइप से पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग लेंगे उस बेस पे उन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटा, पॉलिटिकल फ्री, इंटरमीडिएट, पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन। नाउ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होना चाहिए, परमिशन सिस्टम होना चाहिए, बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, सब तो क्या है रिकमेंडेशन है बेसिकली मास्टरमैन कमेटी को रिगार्डिंग सिविल सर्वेंट्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विटले काउंसिल। विटले काउंसिल देखिए क्या है, बेसिकली जो सिविल सर्वेंट के डिस्प्यूट होते हैं बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, उसके लिए एक काउंसिल बनाया गया है जिसे विटले काउंसिल बोलते हैं। सो लेट्स हैव इन डिटेल। The UK has the institution of Wisley Council for the purpose of negotiation and settlement of dispute on service condition between the employer, state and employee staff। देखिए बेसिकली विटले काउंसिल क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है बेसिकली, जो कि यूके में क्या है प्रिवेल है। और इसका काम है जो कि सर्विस कंडीशन, जितने भी सिविल सर्वेंट के सर्विस कंडीशन होते हैं उसके बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, मतलब कि जो सर्विस देने वाले एम्प्लॉयर और सर्विस लेने वाले एम्प्लॉई स्टाफ के बीच अगर सर्विस कंडीशन का कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको क्या करेगा, सेटल करेगा। कौन करेगा काम, ये हमारा करेगा, विटले काउंसिल करेगा। द फॉलोइंग पॉइंट कैन बी नोटेड रिगार्डिंग दिस यूनिक इंस्टीट्यूशन ऑफ यूके। अब देखिए इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, वो क्या है देखते हैं। दिस काउंसिल वर सेटअप फर्स्ट इन 1970। देखिए फर्स्ट 1917 में सेट स्टेबलाइज किया था विस्ले काउंसिल, बट इन प्राइवेट इंडस्ट्रीज। देखिए पहले तो 1917 में फर्स्ट टाइम विस्ले काउंसिल स्टेबलाइज हुआ था, बट प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में। ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विटले कमिटी रिपोर्ट ऑन रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई। विटले कमेटी रिपोर्ट के थ्रू विटले काउंसिल बनाया गया था फर्स्ट टाइम 1917 में, वो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में। बट उसके बाद देखिए
The Whitley Council were established in the sphere of civil services in 1919 on the recommendation of रामसे बनिन कमेटी रिपोर्ट। अब देखिए जो विटले काउंसिल इन द स्पेयर ऑफ सिविल सर्विसेज स्टेबलाइज हुआ था फर्स्ट टाइम 1919 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसे बनिंग कमेटी रिपोर्ट। नाउ थर्ड पॉइंट देखिए, द विटले काउंसिल इन द सिविल सर्विस ऑपरेट एट नेशनल, डिपार्टमेंटल एंड लोकल लेवल। देखिए जो हमारा विटले काउंसिल होगा ये नेशनल लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे एंड लोकल लेवल पे, तीनों लेवल पे क्या होगा, ऑपरेट होगा। दी नेशनल काउंसिल डील विथ ऑल मैटर ऑफ सर्विस कंडीशन अफेक्टिंग द सिविल सर्विसेज एज अ होल। अब देखिए जो सिविल सर्वेंट का मैटर होगा एज अ होल कौन सा कमिटी डील करेगा, नेशनल कमिटी, जो नेशनल विटले काउंसिल होगा वो डील करेगा। बट सिमिलरली द डिपार्टमेंटल एंड लोकल काउंसिल डील विद डिपार्टमेंटल एंड लोकल मैटर रिस्पेक्टिवली। फोर्थ पॉइंट देखिए, विटले काउंसिल एट ऑल लेवल कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड स्टाफ एम्प्लॉय। The officer class, that is directing and supervising staff, represents the government side, while the middle and lower categories of staff represent the staff side। देखिए इसमें पॉइंट में बताया गया कि जो विजले काउंसिल में जो मेंबर होंगे वो इक्वल साइड में होंगे, गवर्नमेंट के साइड से और स्टाफ के साइड से। और गवर्नमेंट के साइड से कौन होंगे, गवर्नमेंट के साइड से होंगे डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग स्टाफ जो होंगे वो गवर्नमेंट के साइड से होंगे, और मिडिल क्लास के, मिडिल और लोअर कैटेगरीज के जो होंगे वो स्टाफ को रिप्रेजेंट करेंगे, स्टाफ साइड होंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द नेशनल विटले काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर्स। देखिए जो नेशनल लेवल पे विटले काउंसिल होगा वो क्या करेगा, 54 मेंबर कंसिस्ट करेगा, 27 फ्रॉम ईच साइड। द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बिलोंग टू द ऑफिशियल साइड, वाइल द वाइस चेयरमैन टू द स्टाफ साइड। देखिए अब पहले तो टोटल जो नेशनल लेवल का विटले काउंसिल होगा नेशनल लेवल का, उसमें 54 मेंबर होंगे, 27 होंगे गवर्नमेंट साइड से जो कि ऑफिशियल साइड से होंगे, और 27 होंगे आपके स्टाफ साइड से जिसमें मिडिल और लोअर क्लास के होंगे। अब इस कमिटी का जो चेयरमैन होगा, जो नेशनल विटले काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो ऑफिशियल साइड से होगा अपॉइंट होगा, और जो वाइस चेयरमैन होगा वो स्टाफ साइड का मेंबर से अपॉइंट होगा। दिस विटले काउंसिल हैव नो पावर ऑफ डिसीजन बट ओनली ऑफ रिकमेंडेशन। देखिए जो विटले काउंसिल होगा ओनली क्या होगा, रिकमेंड करेगा बट कोई डिसीजन नहीं लेगा। दे आर ओनली एडवाइजरी बॉडी, मोर ओवर the council do not take up individual cases। The departmental councils, about 70 in number, operate within the ministries, and national council performs central advisory function for the government। Next, when there is a disagreement between the official side and the staff side on the matters of pay, hours of service and leave, provision is made for arbitration। देखिए अगर मैटर ये है मैटर्स ऑफ पे, आवर्स ऑफ सर्विस एंड लीव, तो प्रोविजन इज मेड फॉर आर्बिट्रेशन। मतलब फिर स्वेच्छा से क्या होगा, कोई भी प्रोविजन या कोई भी डिसीजन ले सकता है हमारा विटले काउंसिल। इतने जो कंडीशन बताया गया है कि मैटर ऑफ पे, आवर्स ऑफ सर्विस एंड लीव एंड प्रोविजन इज मेड फॉर आर्बिट्रेशन। द सिविल सर्विस आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल वाज सेट अप इन 1936। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, इस पॉइंट को आप लोग मार्क्स कर लीजिएगा। द सिविल सर्विस आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल वाज सेट अप इन 1936 and consist of the chairman and 2 other members। The awards of the tribunal are finals, subject to the overriding power of the parliament of the UK। देखिए अगर जो ट्राइब्यूनल है सिविल सर्विस आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, क्या है उसका जो अवार्ड होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा, एंड सब्जेक्ट टू द ओवरराइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द विटले काउंसिल कंसिस्ट ऑफ, नाउ सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विटले काउंसिल। अब विटले काउंसिल का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं। सो देखिए पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर द डिस्कशन एंड वेंटिलेशन ऑफ द ग्रीवांसेस रिलेटेड टू द सर्विस कंडीशन ऑफ द स्टाफ। देखिए पहले सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये क्या है, एज ए ग्रीवांस जो है ग्रीवांस रिड्रेसल का काम कर रहा है, ग्रीवांस रिड्रेसल का बेसिकली कि इसके स्टाफ के। सेकेंड देखिए टू सिक्योर मैक्सिमम कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट एज ए एम्प्लॉयर एंड द जनरल बॉडी ऑफ द सिविल servant as an employee for improving efficiency in public services and well-being of the staff। Next, to bring together the experience and different viewpoints of the representative of administrative, executive and clerical services in solving the problems।
नेक्स्ट देखिए, टू अटेंड द एबव मेंशन ऑब्जेक्टिव द विटले काउंसिल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ विटले काउंसिल। विटले काउंसिल का क्या क्या फंक्शन है उसको देखते हैं। देखिए, ए प्रोवाइडिंग द बेस्ट मीन्स फॉर यूटिलाइजिंग द एक्सपीरियंस एंड आइडियाज ऑफ द स्टाफ। देखिए, जो विस्ले काउंसिल के थ्रू क्या होगा, लोग अपने ओपिनियन को रखेंगे, उससे क्या होगा, स्टाफ का जो बेस्ट एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा, शेयर होगा, यूटिलाइज होगा। बी देखिए, सिक्योरिंग टू द स्टाफ अ ग्रेटर शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिटर्मिनेशन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द कंडीशन अंडर विच दे कैरी आउट दियर ड्यूटीज। नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग रिक्रूटमेंट, आवर्स ऑफ वर्क, प्रमोशन, discipline, tenure, salary and retirement, discussion on individual cases relating to promotion and disciplinary matters is not permitted। देखिए, इनका काम क्या होगा, जो डिसिप्लिनरी मैटर होगा रिलेटेड टू प्रमोशन, देखिए रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, आवर्स ऑफ वर्क, प्रमोशन, डिसिप्लिन, टेन्योर, सैलरी एंड रिटायरमेंट, इस सब पे क्या होगा, अपना डिसिप्लिनरी एक्शन काम करेगा। डिस्कशन ऑन इंडिविजुअल केसेस रिलेटिंग टू प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर इज नॉट परमिटेड। देखिए, विटले काउंसिल क्या करेगा, इंडिविजुअल के केस पे नहीं करेगा, एज ए ऑल करेगा, पूरे डिपार्टमेंट के लिए अगर कोई काम है, जैसे ड्यूटी आवर्स है, सैलरीज है, प्रमोशन है, एज ए ऑल काम करेगा, बट इंडिविजुअल केस क्या करेगा, इंटरटेन नहीं करेगा। डी देखिए, इंकरेजिंग फर्दर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन हायर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, improving office machinery and organization and providing opportunities for the maximum consideration of suggestions made by the staff on this subject। Next, proposing legislation so far as it has the bearing on the position of civil servant in relation to their employment। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश बजटरी सिस्टम। देखिए, अभी तक हमने सिविल सर्वेंट्स इन यूके का पढ़ लिया, यूके में ब्रिटिश में बजटरी सिस्टम कैसा है, कौन बजट को प्रिपेयर करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो देखिए, ट्रेजरी इज द सेंट्रल फाइनेंशियल एजेंसी इन ब्रिटेन। देखिए, सेंट्रल फाइनेंशियल एजेंसी ब्रिटेन में कौन है, ट्रेजरी है। सेंट्रल फाइनेंशियल एजेंसी का मतलब सारा फाइनेंस का मैटर रहेगा, जो बजट वगैरह प्रिपेयर करेगा उसको बोलते हैं सेंट्रल फाइनेंशियल एजेंसी। और ये काम कौन करता है, ट्रेजरी करता है। कहाँ पे, ब्रिटेन में। तो एक कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है कि सेंट्रल फाइनेंशियल एजेंसी यूके में कौन है, तो ऐसे ट्रेजरी दे देगा, ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट दे देगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे देगा, तो ऐसे दे देगा। आपको क्या करना है, राइट आंसर बताना है, जो कि होगा ट्रेजरी, लाइक दैट। देखिए, इट सुपरवाइजर्स एंड डायरेक्ट द इंटायर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटेन। देखिए, क्या करता है, इंटायर जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा। इट इज़ द ब्रिटिश काउंटर पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया एंड ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट इन यूएसए। देखिए, हमने इंडिया का, हमको पता है इंडिया में जो फाइनेंशियल मैटर हैंडल करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूएसए का आप लोगों को बताया था मैंने, कि यूएसए में सेंट्रल फाइनेंशियल एजेंसी होता है OMB, ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट। लाइक दिस यूके में होगा हमारा सेंट्रल फाइनेंशियल एजेंसी ट्रेजरी, बट इट आल्सो हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। बट देखिए, यूके में क्या है कि जो ट्रेजरी और क्या करता है, सिविल सर्विस के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है, हैंडल करता है। नाउ ट्रेजरी वाज फर्स्ट कमीशन इन 1612 में। देखिए, ट्रेजरी जो फर्स्ट टाइम कमीशन हुआ था 1612 में, क्या हुआ था, कमीशन हुआ था। एंड द नॉमिनल हेड ऑफ द ट्रेजरी आर द लॉर्ड कमिश्नर। और जो ट्रेजरी के नॉमिनल हेड होंगे उनको बोलते हैं वो है लॉर्ड कमिश्नर्स। विच देखिए, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सेकेंड लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी चांसलर ऑफ द एक्सचेकर होते हैं, एंड 5 जूनियर लॉर्ड्स। ऐसे से क्या होगा, जो फर्स्ट लॉर्ड होगा वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, सेकेंड लॉर्ड होगा वो ऑफ द ट्रेजरी होगा चांसलर ऑफ एक्सचेकर होगा, ऐसे 5 और होंगे जूनियर लॉर्ड्स। In practice, the Lord Commissioner never meet as a board and their responsibilities are carried out by the Chancellor of Exchequer. In other words, he is the effective ministerial head of the Treasury and is responsible for financial and economic policy। देखिए, जो हमारा लॉर्ड कमिश्नर होगा वो क्या होगा, जो कि यहाँ का देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। इन 1959 प्लोडेन कमिटी वाज अपॉइंटेड टू स्टडी द रोल ऑफ ट्रेजरी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटेन। अब देखिए, जो ब्रिटेन का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी के लिए
1959 में प्रोविडेंट कमिटी क्या हुआ, अपॉइंट किया गया था टू स्टडी द रोल ऑफ ट्रेजरी इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटेन। देखिए 1959 में प्रोविडेंट कमिटी वाज रिकमेंडेड टू स्टडी द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन रोल ऑफ मतलब इसमें ट्रेजरी का रोल को स्टडी करना, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेजरी को रोल को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोविडेंट कमिटी क्या हुआ था, स्टेबलाइज किया गया था 1959 में। इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट इन 1961। देखिए 1959 में तो बन गया था, बट 1961 में प्रोविडेंट कमिटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। फॉलोइंग इट्स रिकमेंडेशन, देखिए अब इसकी रिकमेंडेशन क्या क्या है। ट्रेजरी वाज डिवाइडेड इनटू द फाइनेंस एंड इकोनॉमिक साइड एंड पे एंड मैनेजमेंट साइड इन 1962। अब देखिए जो रिकमेंडेशन के थ्रू ट्रेजरी क्या किया, ट्रेजरी को दो साइड में डिवाइड कर दिया गया, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक साइड एंड पे एंड मैनेजमेंट साइड, कितने में 1962 में। द फॉलोइंग अदर पॉइंट्स कैन बी नोटेड विद रिगार्ड टू द बजटरी सिस्टम ऑफ और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटेन। अब देखिए कुछ और ऐसे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं ब्रिटिश बजटरी सिस्टम और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव, अनलाइक इन इंडिया ब्रिटेन हैज़ द सिस्टम ऑफ सिंगल बजट। अनलाइक मतलब कि जैसे देखिए हमारे इंडिया में क्या होता है, डुअल बजट सिस्टम है। तो अब इसको जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे तो उसमें से अच्छे से बता देंगे। जैसे एक होता है हमारा, एक जनरल बजट होता है, एक रेलवे बजट होता है, बट वो भी बाद में मर्ज कर दिया गया। बट पहले क्या था, हमारा इंडिया में डुअल बजट था, तो इसीलिए वहाँ पे इसे अनलाइक बोला कि इसके इंडिया जैसा नहीं। ब्रिटेन हैज़ द सिंगल बजट सिस्टम दैट इज वन बजट फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। अब देखिए जो हमारा यूके में जो बजट सिस्टम होता है उसको बोलते हैं वो सिंगल बजट है, मतलब कि एक बजट बनेगा और सारे डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। नाउ नेक्स्ट, लाइक इन इंडिया द फाइनेंशियल ईयर इन ब्रिटेन बिगेंस टू 1 अप्रैल एंड इन विथ 31 मार्च। देखिए हमें पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। तो इंडिया के जैसे ही यूके का भी फाइनेंशियल ईयर सेम है, उसका भी यूके का भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, राइट डाउन कर। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, द प्रिपरेशन ऑफ बजटरी एस्टिमेशन बिगिन इन ऑल द डिपार्टमेंट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। देखिए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ही बजटरी सिस्टम मतलब बजट को एस्टिमेशन करना स्टार्ट हो जाता है सारे डिपार्टमेंट में। द चांसलर ऑफ एक्सचेकर प्रेजेंट द बजट टू द हाउस ऑफ कॉमन इन द मिडल ऑफ फरवरी। देखिए अपने यहाँ कौन था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बजट को क्या करते हैं, पेश करते हैं, बट वहाँ पे यूके में कौन करेगा, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। सिंस 1968 द हाउस ऑफ कॉमन इटसेल्फ हैज बीन डीलिंग विद द सप्लाईज, डिमांड एंड रेवेन्यू इंस्टीड ऑफ द सिस्टम ऑफ कमिटी ऑफ द ओल हाउस नोन एज द कमिटी ऑफ सप्लाई एंड कमिटी ऑफ वेज एंड मीन्स रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6 नंबर, द बजट स्पीच इज मेड बाय द चांसलर ऑफ एक्सचेकर व्हेन द रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट इज introduced in the House of Common and not as soon as the budget is laid on the table of the House। देखिए जो हमारा यूके में जो स्पीच जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा चांसलर ऑफ एक्सचेकर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन ब्रिटेन द बजट इज नाइदर इंट्रोड्यूस नॉट डिस्कस इन द हाउस ऑफ लॉर्ड बट इन इंडिया द बजट इज इंट्रोड्यूस एज वेल एज डिस्कस इन राज्यसभा आल्सो। देखिए हमारे इंडिया में क्या होता है कि बजट क्या होता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, बट डिस्कस उसको राज्यसभा में भी डिस्कस किया जाता है। बट ब्रिटेन में क्या है कि ओनली बजट इज नाइदर इंट्रोड्यूस नॉट डिस्कस्ड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द डिबेट ऑन द बजटरी एस्टीमेट्स इन द हाउस ऑफ कॉमन शुड बी कंक्लूडेड विद इन 26 डेज। देखिए जो डिबेट होगा बजट का उसको कंक्लूजन करना पड़ेगा 26 डेज में। लाइक इन इंडिया द हाउस ऑफ कॉमन कैन ग्रांट रिफ्यूज और रिड्यूस द डिमांड बट कैन नॉट इंक्रीज द देम। देखिए इंडिया में क्या होता था कि जो हमारा देखिए जैसे कि हमारे इंडिया में लोअर हाउस हमारा जो है वो क्या करता है, बजट को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है, बट इंक्रीज नहीं कर सकता। वैसे ही यूके में जो हाउस ऑफ कॉमन होगा, हाउस ऑफ कॉमन मतलब यूके का लोअर हाउस, सेम क्या करके रिफ्यूज कर सकता है, ग्रांट कर सकता है, बट क्या कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता है। 10th नंबर देखिए, द अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल आफ्टर दे आर पास बाय द हाउस ऑफ कॉमन आर सेंट टू द हाउस ऑफ लॉर्ड। द एक्ट ऑफ 1911 स्टेट दैट मनी बिल पास बाय द हाउस ऑफ कॉमन एंड सेंट टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स 1 month बिफोर द एंडिंग ऑफ सेशन मे बी सबमिटेड टू द रॉयल असेंट एंड बिकम लॉ आफ्टर 1 month वेदर पास बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड और नॉट। देखिए जो एक्ट है 1911 का वो बोलता है कि अगर जो मनी बिल है वो हाउस ऑफ कॉमन क्या करेगा, पास करेगा और भेज देगा किसके पास, हाउस ऑफ लॉर्ड के पास भेजेगा।
और 1 महीने का सेशन होना चाहिए, ताकि जो सेशन खत्म हो रहा है उसके 1 महीने पहले भेजना चाहिए। और मे बी सबमिटेड टू द रॉयल एसेंट, और रॉयल एसेंट मतलब जो हाँ मोनार्की सिस्टम है, मोनार्क के एसेंट के लिए भेजा जाएगा एंड लॉ बन जाएगा। आफ्टर 1 मंथ बाद लॉ बन जाएगा, वेदर जो हाउस ऑफ लॉर्ड उसको पास करता है या नहीं पास करता। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द बजट रीचेस द क्वीन 30 डेज आफ्टर पास्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन। इट मस्ट बी मेंशन्ड हियर दैट बजट इन इंडिया रीचेस प्रेसिडेंट 14 डेज आफ्टर पास बाय द लोकसभा। देखिए इंडिया में जो बजट होता है वो क्या होता है कि पास करने के बाद, जैसे लोकसभा पास करता है तो उसको हम 14 डेज के बाद क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। तो यही यहाँ पे बताया कि यहाँ पे कि बजट रीचेस टू द क्वीन 30 डेज आफ्टर पास, जैसे ही वो बजट पास होगा उसके 30 डेज के बाद वो किसके पास भेजते हैं, क्वीन के पास एसेंट के लिए। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के लिए भेजते हैं 14 डेज आफ्टर पास बाय द लोकसभा। नेक्स्ट देखिए द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट ऑफ 1930। देखिए द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट ऑफ 1930 और ऑथराइजेस द गवर्नमेंट टू कलेक्ट the proposed new taxes from the date of their announcement in the budget to the date of passing of the finance act। देखिए जो यहाँ पे एक यूको में एक है प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट ऑफ 1933। बेसिकली एक्ट का नाम है कि प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट ऑफ 1933। तो ये एक्ट क्या बताता है, एक्ट बताता है कि अगर कोई भी ऐसा मतलब कि एक्ट बनता है और जिसमें कि नया टैक्स क्या है कलेक्ट करना है, तो हमारा क्या होगा, वो नया टैक्स कलेक्ट करना चाहिए कब से कब, जब से वो डेट, जिस डेट से वो अनाउंसमेंट होता है वो एक उसी डेट से नया टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। देखिए इन सिंपल अगर बोले कि होता है कि एक द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट 1913 1913 एक प्रोविजनल कलेक्शन टैक्स है जो कि 1913 में क्या हुआ था, पास हुआ था। इसके थ्रू हमारा क्या करता है, गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है कि कोई भी नया टैक्स जो प्रपोज होता है उसको क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, जब से बजट की डेट अनाउंस की जाए उस डेट से। इन ब्रिटेन द एस्टीमेट कमिटी वाज फर्स्ट सेटअप इन 1912 इन 1912। देखिए ब्रिटेन में एस्टीमेट कमिटी 1912 में फर्स्ट सेटअप किया गया था। इन 1971 इट वाज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू एक्सपेंडिचर कमिटी, और 1971 में न्यू कमिटी के द्वारा क्या किया, रिप्लेस कर दिया गया। वो कमिटी का नाम है जो न्यू कमिटी वो है एक्सपेंडिचर कमिटी। इट कंसिस्ट ऑफ 40 to 50 मेंबर्स एंड ऑल आर ड्रॉन फ्रॉम द हाउस ऑफ कॉमन ओनली। और जो एक्सपेंडिचर कमिटी के जो मेंबर होंगे वो 40 से 50 होंगे और सारे के सारे हाउस ऑफ कॉमन से क्या किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे। इन ब्रिटेन द पब्लिक अकाउंट कमिटी वाज फर्स्ट सेटअप इन 1861 बाय ग्लैडस्टोन। पॉइंट टू बी रिमेंबर। देखिए पब्लिक अकाउंट कमिटी ब्रिटेन में, पब्लिक अकाउंट कमिटी PAC पब्लिक अकाउंट कमिटी ब्रिटेन में फर्स्ट टाइम 1861 में बाई ग्लैडस्टोन के द्वारा सेटअप किया गया था। इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, ऑल आर ड्रॉन फ्रॉम हाउस ऑफ कॉमन ओनली, इट्स चेयरमैन हेल्प फ्रॉम द अपोजिशन। देखिए जो पब्लिक अकाउंट कमिटी यूके में फर्स्ट टाइम 1861 में बाई ग्लैडस्टोन के द्वारा क्या किया था, स्टेबलाइज किया गया था। उसमें क्या है 15 मेंबर होते हैं जो कि 15 के 15 हाउस ऑफ कॉमन से होंगे, बट उसका जो चेयरमैन होगा वो होगा अपोजिशन साइड से। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमिश्नर। ये जो टर्म है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमिश्नर, बेसिकली ये बनाया गया है जिससे कि मॉल एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन के ग्रीवांस को क्या करने के लिए, कंप्लेंट को रिड्रेस करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसे बोलते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमिश्नर। देखिए यूनाइटेड किंगडम अडॉप्टेड द ओम्बड्समैन लाइक इंस्टीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन 1967 में। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमिश्नर जो सिस्टम आया था वो यूके में 1967 में आया था। उसको जो हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमिश्नर है वो कैसा है, ओम्बड्समैन लाइक इंस्टीट्यूशन है। ओम्बड्समैन का बेसिकली फंक्शन होता है कि जो सिटीजन के ग्रीवांसेस को क्या करना, कंप्लेंट को सॉल्व करना। बेसिकली जो मॉल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट को होता है, डिपार्टमेंट्स के होते हैं, इसके रिगार्डिंग में। देखिए दिस ऑफिस वाज क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर जॉन वैट कमिटी, रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1961। और देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमिश्नर सर वैट कमिटी रिपोर्ट पब्लिश इन 1961 में के रिकमेंडेशन के अनुसार ये पार्लियामेंट्री कमिश्नर क्या किया था, क्रिएट किया गया था। हिज स्टेटस इज इक्विवेलेंट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द यूके। ही इज अपॉइंटेड बाय द क्राउन एंड होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65। देखिए एक कंट्रोलर, इनका जो रैंक होगा वो इक्विवेलेंट टू द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ यूके के बराबर होगा। और ये क्राउन जो वहाँ का मोनार्क सिस्टम को क्वीन होंगे उनके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और ये टिल द 65 ईयर तक काम करेंगे। He can also be removed from office by address of the parliament, both the houses for incapacity।
देखिए इनको बोथ द हाउसेस ऑफ, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस होंगे, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड, दोनों के द्वारा किसी भी टाइम इन कैपेसिटी के थ्रू, कि वो क्या है, इन कैपेसिटी है, कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, ऐसा एड्रेस लगा के क्या किया है, उनको हटा दिया जा सकता है। Now see, his function is to investigate the complaints of citizen against माल एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। देखिए इनका जो मेन फंक्शन होगा वो क्या करेंगे, कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो कंप्लेन हमारे सिटीजन क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होंगे उनके माल एडमिनिस्ट्रेशन को, कंप्लेन को रजिस्टर करेंगे, उसको क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। ही इज लेफ्ट फ्री टू डिफाइन द टर्म माल एडमिनिस्ट्रेशन। ए सैलिएंट फीचर ऑफ दिस ऑफिस इन द यूके इज that the aggrieved citizen cannot approach him directly but only through the members of parliament who shall refer to it the commissioner. This process is known as MP filter। देखिए इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है या पॉइंट बोल सकते हो। इसमें क्या होगा, जो एग्रीड सिटीजन होगा, जिसको मतलब लगेगा कि मॉल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है इस डिपार्टमेंट पे, उसका कंप्लेन डायरेक्टली पार्लियामेंट्री कमिश्नर के पास नहीं आएगा, वो थ्रू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के थ्रू आएगा। वो एमपी थ्रू क्या करेगा, उस केस को टेकअप करेगा और पार्लियामेंट्री कमिश्नर को क्या करेगा, बताएगा। तो उसके थ्रू क्या होगा, एक केस हाईलाइट होगा। तो इसको बोलते हैं एमपी फिल्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिल्टर इसी को बोलते हैं। द कमिश्नर रिपोर्ट द फाइंडिंग टू द पार्लियामेंट एज वेल एज टू द एमपी हु हैड टेकन अप द कंप्लेंट। और देखिए जो ये कमिश्नर होगा वो जो मैटर को किसके सामने बताएगा, मतलब जो इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट और एज वेल एज जो केस हाईलाइट किया है जो एमपी, उसको भी बताएगा। The commissioner report to the finding to the parliament to attend complaints. The following restrictions are imposed on the commissioner's jurisdiction and authority। अब देखिए कुछ restriction impose किए गए हैं कमिश्नर के ऊपर। Originally he was not empowered to investigate the cases of maladministration against local authorities। देखिए इनिशियली में क्या था कि जो हमारे कमिश्नर हैं, पार्लियामेंट्री कमिश्नर, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते थे माल एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट लोकल अथॉरिटीज। अगर लोकल अथॉरिटीज के अगेंस्ट कोई भी माल एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, उसको क्या करें, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। लोकल अथॉरिटीज, हॉस्पिटल बोर्ड, नेशनलाइज इंडस्ट्रीज, दी पुलिस, पर्सनल क्वेश्चंस इन द सिविल सर्विसेज एंड द आर्म फोर्सेज। देखिए इतना सब पॉइंट है। इसके अगेंस्ट कोई भी अगर केस होता था माल एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते इनिशियली। हाउएवर द कोर्स ऑफ टाइम द जुरिसडिक्शन ऑफ द कमिश्नर हैज बीन एक्सटेंडेड टू कवर दीज एरियाज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। अब देखिए कुछ टाइम के साथ साथ क्या हुआ, उनके जुरिसडिक्शन क्या हुआ, बढ़ गया। और ये जो अभी पॉइंट मैंने सब बताए जिसपे वो अगेंस्ट में कंप्लेन को नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। He cannot investigate matters on which a right of appeal is open to complain. नेक्स्ट, ही इज नॉट अलाउड टू क्वेश्चन पॉलिसी विच इज सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट्री कंट्रोल। देखिए कोई भी अगर मैटर पार्लियामेंट्री कंट्रोल के सब्जेक्ट में है तो उस पर वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ही कैन नॉट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, ही कैन नॉट क्वेश्चन द मेरिट ऑफ डिस्क्रिशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन विच आर टेकन लीगली एंड आफ्टर एन अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। देखिए जो मैटर ऑफ डिस्क्रिशन होगा उस पर भी ये क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय हिम शुड बी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन नेचर। अब देखिए जो पार्लियामेंट्री कमिश्नर का जो भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाएगा वो प्राइवेट में किया जाएगा, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज फ्री एक्सपेक्ट व्हेन मिनिस्टर सर्टिफाइज दैट द divulging of the information will not be public interest. In other words, a minister can withhold information called for by the commissioner in public interest. Thus, the scope of jurisdiction and authority of the British parliamentary commissioner is much more restricted when compared to the Swedish ombudsman. देखिए जो फर्स्ट टाइम ओम्बड्समैन सिस्टम हुआ था वो स्वीडिश में हुआ था, बट जो स्वीडिश ओम्बड्समैन का जुरिसडिक्शन एंड अथॉरिटी जो बहुत ज़्यादा है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमिश्नर के कंपेरिजन में। नाउ वी विल स्टडी द ब्रिटिश लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अब हम इसी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दे रहे हैं ब्रिटिश लोकल गवर्नमेंट का, कि ब्रिटिश में लोकल गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, क्या रोल है, कैसे काम करते हैं उसको। हमने पढ़ा था जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो उसके फीचर्स में देखा था। तो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बताया था कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर्स को बताता है, यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो मतलब कि जो गवर्नमेंट सिस्टम होगा वहाँ पे जो सुप्रीम पावर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। देखिए द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ यूनिटरी स्टेट, हेंस ऑल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन द सिंगल सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास वाला मैटर नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एक यूनिटरी स्टेट होगा, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है।
तो इसका मतलब होगा कि जो सुप्रीम पावर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। एंड इट कैन क्रिएट एंड अबॉलिश यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, अगर कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ रहा है तो उसके लिए वो क्या करेगा, लोकल गवर्नमेंट को क्रिएट करेगा और टाइम वो इशू सॉल्व होने के बाद उसको क्या करेगा, खत्म भी कर देगा, एबोलिश कर देगा। क्यों? क्योंकि यूनिटरी गवर्नमेंट है तो सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सी दिस यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट डिराइव डियर अथॉरिटी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और देखिए जो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट क्रिएट किया जाएगा तो वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिराइव करेगा। The statutes of the British Parliament are major source of their authority, the other sources being the common law of England and judicial interpretation। देखिए जो हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है, मेजर सोर्स ऑफ जुरिडिक्शन है किसके, लोकल गवर्नमेंट के। और अदर हैं जैसे कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटीज है लोकल गवर्नमेंट के। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंग्लैंड वाज स्टेबलाइज इन 1974 बाय द लोकल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1972। देखिए प्रेजेंट टाइम में जो लोकल गवर्नमेंट है इंग्लैंड में वो स्टेबलाइज किया गया था 1974 में बाय लोकल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1972 के तहत। द एक्ट हैज क्रिएटेड टू टायर सिस्टम फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरियाज, जिसको जो वहाँ पे जो एक्ट के थ्रू जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको 2 टायर में बनाया गया है। जो पहला टायर होगा उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया, जिसको वहाँ ब्रिटिश में बोलते हैं कोनुबरेशन एंड 3 टायर सिस्टम फॉर द रिमाइंडर फिक्स्ड मिक्स्ड अर्बन एंड रूरल एरियाज। देखिए जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसके लिए 2 टायर और जो मिक्स्ड अर्बन एंड रूरल एरियाज है उनके लिए 3 टायर सिस्टम होगा। देखिए जो इंग्लैंड का लोकल गवर्नमेंट है बेसिकली उसको किस स्ट्रक्चर में क्रिएट किया गया है। देखिए जो पहला क्या होगा हमारा, जो फर्स्ट सी देखिए, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंग्लैंड वाज स्टेबलाइज्ड इन 1974 बाय द लोकल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1972। देखिए जो एक्ट है, दिस एक्ट क्रिएटेड 2 टायर सिस्टम फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया कोनुबरेशन। देखिए 2 टायर में होगा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जिसको बोलते हैं जो होगा कोनुबरेशन एंड 3 टायर सिस्टम फॉर रिमेनिंग मिक्स्ड अर्बन एरियाज। And the conurbation are divided into 6 metropolitan counties. Each metropolitan county is divided into metropolitan district and their number is 36 in all। देखिए यहाँ बताया गया कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा उसमें 2 टायर के सिस्टम होंगे और उसमें जो होगा उनको क्या बोलते हैं, कोनुबरेशन होगा। कोनुबरेशन फिर फर्दर डिवाइडेड होगा 6 मेट्रोपॉलिटन काउंटीज में। देन जो 6 मेट्रोपॉलिटन काउंटीज होगा सब डिवाइडेड होगा 36 मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में। और देन जो मिक्स टाइप के होंगे अर्बन एंड रूरल एरियाज, उनको किसके लिए 3 टायर सिस्टम में क्या किया है, क्रिएट किया गया है। तो उसमें क्या होंगे 39 नॉन मेट्रोपॉलिटन काउंटीज होंगे, फिर इसको सब डिवाइड किया गया है 296 नॉन मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट एंड देन पेरिसेस और टाउन्स होंगे। एंड नेक्स्ट देखिए सिमिलरली द मिक्स्ड अर्बन एंड रूरल एरियाज रेस्ट ऑफ इंग्लैंड आर डिवाइडेड इनटू 39 नॉन मेट्रोपॉलिटन काउंटीज। ईच non-metropolitan county is divided into non-metropolitan district and their number is 296 in all. Further, each non-metropolitan district is divided into parishes or town। देखिए ये बताया गया है, जो एक्ट है लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1972 बताया गया है कि 2 टीयर ऑफ सिस्टम होगा फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, जिसको बोलते हैं कोनुबरेशन एंड देन कोनुबरेशन जो हमारा होगा फर्दर डिवाइडेड होगा 6 मेट्रोपॉलिटन काउंटीज में, एंड फर्दर मेट्रोपॉलिटन काउंटीज डिवाइडेड होगा 36 मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में। और जो मिक्स्ड टाइप के एरियाज होंगे उनको वहाँ पे क्या होगा 3 टायर का सिस्टम होगा, 3 टायर सिस्टम होगा। जैसे मिक्स्ड अर्बन एंड रूरल एरियाज होंगे, फिर इनको सब डिवाइड किया गया है 39 मिक्स्ड नॉन मेट्रोपॉलिटन काउंटीज में। देन 39 नॉन मेट्रोपॉलिटन काउंटीज सब डिवाइडेड किए गए हैं 296 नॉन मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में। देन 296 नॉन मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट सब डिवाइडेड किए गए हैं पेरिस एंड टाउन्स में। There is no difference between the parishes and towns except that the chairman of town are called as a mayor। देखिए जो टाउन और टाउन्स एंड पेरिस जो यहाँ बताया मैंने, यहाँ जो सबसे सब डिवीजन हो गए कोई अंतर नहीं है, बस ये हो गया जो चेयरमैन होंगे टाउन को उसको बोलेंगे हम मेयर। The system of local government in and around London has always differed from the part of England। The London Government Act of 1963 established the present structure in 1965। Under the Act, Greater London became the first time a clearly defined local government area।
Within this area lie the 32 London borough and the City of London. The corporation of this City of London act through three court, namely Court of Common Council, Court of Aldermen and Court of Common Hall. However, the Court of Common Council is the real governing body and enjoys both legislative as well as executive powers. The total picture of the present system of local government in the entire England is shown below. देखिए बताया गया है कि ग्रेटर लंदन होगा, देन क्या होगा 32 लंदन बोरो होंगे या तो सिटी ऑफ लंदन होंगे. Now see the other features of the British system of local governments are all the units of local government, county, district and parishes have council as the real governing body. They act as both legislative and executive organs of the local government. देखिए बताया गया, जो फीचर्स बताया गया कि जो यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट होंगे जैसे कि काउंटी हुए, डिस्ट्रिक्ट हुए, पेरिसेस हुए, उनके पास क्या होगा, एक गवर्निंग बॉडी होगा जिसको बोलते हैं काउंसिल. और एक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव काम के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा. All members of the county council and district council are directly elected from a period for 4 years. देखिए जो मेंबर्स होंगे काउंटी काउंसिल के, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, वो पीरियड फॉर 4 years के लिए क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे. देयर आर नो alderman. The institution of the alderman was abolished by the 1972 एक्ट. देखिए जो alderman वाला था काउंसिल, उसको क्या किया था 1970 एक्ट में के थ्रू कैंसिल कर दिया गया था. द मेंबरशिप ऑफ अ काउंसिल वेरीज बिटवीन 40 and 100. Not every parish has a parish council. Parishes with 200 or more electors have parish council. A parish council consists of at least 5 members who are elected for a period of 4 years. Next point, legally each council is a single public corporation, hence it is collectively responsible for taking and implementing decision rather than individual councillors. देखिए बताया गया कि जो काउंसिल होंगे वो क्या होंगे, सिंगल पब्लिक कोऑपरेशन होंगे एंड इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग डिसीजन. और कलेक्टिवली क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे कोई भी डिसीजन लेने या बनाने के लिए. नेक्स्ट, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द काउंसिल नोन एज ए मेयर और चेयरमैन. और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उनको बोलेंगे मेयर या चेयरमैन. ही इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द लोकल अथॉरिटी. और जो मेयर या चेयरमैन होंगे वो क्या होंगे, सेरेमोनियल हेड होंगे लोकल अथॉरिटी के. लोकल अथॉरिटीज परफॉर्म 2 कैटेगरीज ऑफ फंक्शन. देखिए अब जो हमारा लोकल अथॉरिटी जो लोकल गवर्नमेंट होगा बेसिकली 2 टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करेगा. देखिए पहला क्या है, मैंडेटरी एंड परमिसिव फंक्शन. पहला है मैंडेटरी एंड दूसरा है परमिसिव. दे ऑपरेट थ्रू कमिटी. दिस कमिटी सुपरवाइजर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल. द लोकल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1974 हैज स्टेबलाइज्ड द लोकल ओम्बड्समैन कॉल्ड कमिश्नर फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए जो हमारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1974 था वो क्या किया था, एक ओम्बड्समैन स्टेबलाइज किया गया था जिसको बोलते हैं कमिश्नर फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ओम्बड्समैन क्रिएट किया गया जिसे कमिश्नर बोला गया है. बिफोर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन 1974 देयर वर 6 डिफरेंट क्लासेस ऑफ लोकल बॉडीज इन इंग्लैंड. दे वर काउंटी एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, काउंटी, बोरो, अर्बन डिस्ट्रिक्ट, रूरल डिस्ट्रिक्ट एंड पेरिश. द रीऑर्गेनाइजेशन वाज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ माउड कमीशन जो कि 1967 में बनाया गया था एंड बेंस कमिटी 1972. मुत्तालिब हैज एक्सलेंटली समराइज्ड द contrasting features of British and French system of local government. According to him, British pattern is the characterized by decentralization, legislative dominance, committee system, multi-purpose, active, voluntary citizen participation. The French pattern, on the other hand, is known for centralization, chain of command, hierarchical structure, executive domination and legislative subordination. देखिए मुत्तालिब जी ने बहुत क्लियरली क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, समराइज किया है कि जो हमारा यूके का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है बेसिकली क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन पैटर्न में. और जो फ्रेंच का बताया, फ्रेंच का क्या है, सेंट्रलाइजेशन पैटर्न में. तो देखिए हमारा जो सिविल सर्विसेज इन यूके कंप्लीट हो गया और लोकल गवर्नमेंट ऑफ यूके का इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो गया. और तो इसके थ्रू हमारा क्या हुआ था, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट के जो फीचर्स थे यूके के उसको कंप्लीट किया था. तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूके का कंप्लीट हो गया है. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फ्रांस. तो अभी के लिए थैंक यू.